ये है कि अगर ये एक प्लेन सरफेस है, इसमें से एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, तो हर लाइन अलग अलग जगह पर अलग अलग एंगल से पास कर रही है, तो इसका एरिया कुछ होगा। मान लो ए यूनिट स्क्वायर मीटर, समझ गए? तो इसका एरिया तो यहाँ छाप दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैं दे दूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या है, ठीक है? तो यहाँ थीटा तो अलग अलग लिखना पड़ेगा ना सबके लिए। तो क्या ये फॉर्मूला इसके लिए काम करेगा? क्या ये फॉर्मूला इसके लिए काम करेगा? करेगा, क्योंकि इसमें थीटा सबका एक है कि नहीं। इसमें हर लाइन और हर जगह जो सरफेस का एंगल है वो कितना है? 90। तो अगर मुझे इसमें फ्लक्स निकालना हो तो निकाल पाओगे। मान लो इधर देखो बच्चे, इसके जहाँ पर ये लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो सारे पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट है जो चार्ज के सबसे पास है? सबके बराबर है। इसका मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम आ गई, जो भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ई एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना है? मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो कितना हुआ एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। और कॉस के आगे क्या लिखा जाए? 0। 0 नॉर्मल इधर है बेटा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। कॉस 90 तो फ्लक्स ही 0 कर देगा, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, उल्टा हो जाएगा। तो कितना आ गया फ्लक्स? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें नहीं निकाल पाओगे इस फॉर्मूले से। सुन लो, अब बताओ ये पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट्स चार्ज से कितनी दूर हैं? तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? अनिका, किसी चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड, 1 बाई, हाँ, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कट गया कि नहीं? बचा क्या? यही गॉस लॉ है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आगे आएगा वही। तुम्हें नहीं पता यार, गॉस लॉ भी नाम ना लो, ये ठीक है कि नहीं? पहले ये बताओ, समझे कि नहीं? यहाँ नहीं निकल पाएगा इस फॉर्मूले से। हाँ, फ्री स्पेस। क्यों मतलब चार्ज है, वो कुछ भी आए तो कट गया, मैं क्या मतलब? लिखते जाओ फटाफट। इसके लिए क्या क्या करें भाई? इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें तो, अच्छा कितनी लाइंस हैं बनानी चाहिए मुझे? इनफाइनाइट। अरे बहुत सारी लाइंस बन सकती है ना, तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। हर लाइन, हर छोटे छोटे एरिया में फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और उन सारे फ्लक्सेस को हमें ऐड करना होगा। तो ये फॉर्मूला कब सही है? When E and theta is same at every point on the surface। ये बड़ी बात है। अगर यही फॉर्मूला याद करके जाओगे तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। क्या इसके हर जगह पर, अच्छा क्या इसमें देखो, इधर इधर देखना, जैसे यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से वो पॉइंट जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा है? इसके बिल्कुल सीध में जो है यहाँ वाला, और ये वाला कुछ दूर आएगा ना, ये वाला और कुछ दूर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अलग अलग हर जगह होगी, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। तो इसके हर जगह पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी। तो क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है और थीटा भी अलग अलग है, तो बहुत मुश्किल काम है। तो जहाँ पर सिमेट्री नहीं है वहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, जहाँ पर सिमेट्रिकल फील्ड लाइन्स है वहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। सो दिस फॉर्मूला इज़ यूजफुल
is useful in the case where electric field is uniform for all the surface element of the given surface. Otherwise, लिख लिया ना इसको, ये लिख लिया कब एप्लीकेबल है, अदरवाइज कब, अदरवाइज कब होगा बताओ। अगर वो फॉर्मूला वहां पर नहीं एप्लीकेबल है तो क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो क्या एप्लीकेबल है। तो अब क्या काम करना होगा, देखो बच्चे, अगर ये एक सरफेस है और इस सरफेस के हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर क्या करना है, एक बहुत छोटा सा तुम्हें एरिया लेना होगा, बहुत छोटा सा एरिया, इतना छोटा एरिया कि उसमें से एक ही लाइन पास कर पाए। तो कितना छोटा है इसका एरिया, क्या लिखा जाए, DA, क्या लिखा जाए, DA। DA मतलब इतना छोटा कि है ही नहीं, मतलब एक ही लाइन, क्योंकि उसके बगल वाली लाइन वैसी नहीं है जैसा वो थी, तो सबके लिए अलग अलग हमें एरिया लेना है, जो DA है। और इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम निकालें, बोलो, तो इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जगह का नॉर्मल, उनके बीच का एंगल। तो अगर मुझे इस छोटे से DA से फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, छोटा भी फ्लक्स होगा कि नहीं, तो क्या होगा, इस एरिया की जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे क्या लिखूं, माही, ई के बाद क्या लिखूं, हंसना नहीं है बेटा, सीरियस बात चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या लिखूं, ध्यान नहीं, क्या लिखूं शिखर, DA भाई, एरिया कितना है, DA बोलना था। अब आगे बता दो चलो, हाँ वेरी गुड, कॉस थीटा। ये इस छोटे से एलिमेंट से आ गया, इस छोटे से एलिमेंट से आ गया, इससे आ गया फ्लक्स। ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट। अरे जब DA 0 है एरिया, तो 0 0 के हिस्से कितने बनेंगे, किसी में, किसी फाइनाइट एरिया में 0 0 एरिया के कितने हिस्से बनेंगे, इनफाइनाइट। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन d फाई। इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने के लिए एक तरीका है इंटीग्रेशन। तो अब टोटल फ्लक्स इस एरिया से क्या होगा, इंटीग्रेशन EdA, जल्दी बोलो, cos थीटा प्लस। ऐसा कोई एक्सप्रेशन तुमने 11th क्लास में वेक्टर्स में पढ़ा था, ऐसा कुछ होता है वेक्टर्स में, ये क्या लिखा होता है, AB cos थीटा, क्या, डॉट प्रोडक्ट, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। कई बार DA को DS लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, DA क्या लिखा होगा, DS। तो फाइनली ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ लग पाएगा और कहाँ नहीं लग पाएगा, हर जगह लग पाएगा। तो अगर कोई फॉर्मूला तुमसे पूछे तो यूनिवर्सल फॉर्मूला बताओ, वो क्यों बताओ, जो E डॉट DS का इंटीग्रेशन, क्या बताओगे आज से, जैसे ही फ्लक्स पूछा जाए तो क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन E डॉट DS, बोलो, इंटीग्रेशन E डॉट DS, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। और ये पता है DS वेक्टर क्या है, उस सरफेस के छोटे छोटे एरियाज को हमने DS वेक्टर कहा है, बस हो गया। ये वैलिड है हर जगह, दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ शेप एंड टाइप ऑफ द फील्ड। दैट फॉर्मूला इज रेस्ट्रिक्टेड एट वेरियस प्लेसेस in different situations. This is universally applicable, more versatile, ठीक है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आ गया E डॉट DS, ये तुम्हें पता करना है, और ये ऐसे लिखा है। अब इसके ऊपर क्या हेडिंग क्या है, इलस्ट्रेशंस। हाँ, यूनिफॉर्म हो तब भी लग जाएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला जो नॉन यूनिफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, वो यूनिफॉर्म के लिए तो बहुत खुश होगा, नहीं समझे। सो दिस इज एप्लीकेबल इन ईच केसेस, आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कुछ भी चेंज करो, ये फॉर्मूला वैलिड है, अभी देखते हैं कैसे। लिख लो।